अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर विद द न्यू वीडियो। और इससे पहले कि मैं मज़ीद पटर पटर करूं और आप लोगों का टाइम ज़ाया करूं, मैं आपको बस सिंपली ये बता देता हूं कि हमने कर्नल फरीदी सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और इब्न सफ़ी के नॉवेल्स हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और उस सिलसिले की आज ये कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 4, पार्ट 4 है। और इसका नाम है, जो हम नावल पढ़ रहे हैं उसका नाम है दिलेर मुजरिम। तो इसका पार्ट 4 जो है वो आज इस वीडियो का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और विदाउट एनी गड़बड़ेशन, विदाउट आप लोगों का टाइम ज़ाया किए, चलते हैं सीधे नावल की तरफ। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी। अम्मा छोड़ो भी, कोबड़ तो कोट के नीचे बहुत सा कपड़ा ठोंस कर भी बनाया जा सकता है। अगर वो सचमुच कुबड़ा होता तो तुम्हें अपने पीछे आने की दावत ही ना देता। आदत से मजबूर हूँ तो क्या करूँ। कहूँगा कि कर्नल फरीदी जो है वो अपने एक दोस्त हैं डॉक्टर शौकत साहब, ठीक है, वो फौत हो गए। सॉरी, उनकी जो वालदा हैं सबिता देवी, उनका मर्डर हुआ है और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर्नल फरीदी कर रहे हैं। और यहाँ वो एक मेले में पहुँचे थे, एक नेपाली से मिले थे। एक नेपाली जो है वो खंजर वाला नेपाली, उस पर उन्हें शुबा था। और फिर कैप्टन हमीद को एक आदमी मिला, ठीक है, तो वो कहीं शुमाल जनूब की तरफ जा रहा था, शुमाल की तरफ जा रहा था और जनूब की तरफ जाना चाहिए था। तो कर्नल फरीदी ने कहा कि वो शुमाल की बजाय जनूब की तरफ जाना चाहिए था उसे, और वो राजरूप नगर जनूब की तरफ है। तो मतलब जहाँ पे राजरूप नगर से वो बाशिंदा जो है वो कत्ल करने वाला, उसका ताल्लुक हो ना हो राजरूप नगर से ही होगा। तो आगे चलते हैं कि अम्मा छोड़ो भी, कोबड़, हाँ कोबड़ से याद आया। वो कैप्टन हमीद ने बोला था कि उस बंदे का जिसका पीछा करते हुए वो गया था और वो शुमाल की तरफ मुड़ गया था, वो बंदा, और वो जनूब की तरफ नहीं मुड़ा था, तो उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ा सा कोबड़ था, ठीक है। तो यही चीज़ डिस्कस हो रही है और आप आगे से स्टोरी यूं चल रही है कि अम्मा छोड़ो भी, कोबड़ तो कोट के नीचे बहुत सा कपड़ा ठोंस कर भी बनाया जा सकता है। अगर वो सचमुच कुबड़ा होता तो तुम्हें अपने पीछे आने की दावत ही ना देता। वल्लाह, आपने तो शर्लॉक होम्स के भी कान काट कर खा लिए हैं। हमीद हंस कर बोला। तुमने फिर वही जासूसी मामलों वाले जासूसों के हवाले देने शुरू कर दिए। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बखुदा में मज़ा का नहीं उड़ा रहा। खैर हटाओ, मैं इस वक्त तनहा राजरूप नगर जा रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। आज आप तनहा राजरूप नगर जा रहे हैं, मैं रात भर नहीं सोया। अगर तुम सोते भी होते तो मैं तुम्हें अपने साथ न ले जाता, क्योंकि तुम छुट्टी पर हो और मैंने अपनी छुट्टियां कैंसिल करा दी हैं और ये केस सरकारी तौर पर मेरे सपोर्ट कर दिया गया है। ये कब? हमीद ने मुतहैयर होकर पूछा। अभी, फरीदी ने जवाब दिया और सारे वाक़यात बता दिए। तो फिर वाकई आप तनहा जाएंगे? हमीद ने कहा। अच्छा तो ये बताइए, आपने अपना तरीक़ाकार सोच लिया है? कतई, फरीदी ने जवाब दिया। कल रात मैंने तुम्हारे जाने के बाद ही राजरूप नगर के मुतालिक बहुत सी मालूमात बाहम पहुंचाई हैं। मसलन यही कि राजरूप नगर नवाब साहब वजाहत मिर्ज़ा की जागीर है और नवाब साहब किसी शदीद किस्म की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तकरीबन 15 रोज़ से दिन रात सो रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि बेहोश हैं। उनकी फैमिली डॉक्टर की राय ये है कि सर का ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन मौजूदा मुआलिज कर्नल तिवारी, जो पुलिस अस्पताल के इंचार्ज हैं, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, इस नावल में आपको बहुत सारे जो किरदार नज़र आएंगे वो सारे के सारे इंडियन हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी नावल्स तो हैं ही, लेकिन ये इंडियन माशरे के ऊपर लिखे गए हैं। यानी इब्न सफ़ी साहब जो कि इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, इलाहाबादी, आई थिंक इलाहाबाद में पैदा हुए थे, तो ये उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में सारे किरदार लिखे हुए हैं। तो कर्नल फरीदी को उन्होंने इंडियन बना के दिखाया है, ठीक है। अच्छा जी। तो उनके फैमिली डॉक्टर की राय है कि उनके सर का ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन मौजूदा मुआलिज कर्नल तिवारी,
जो पुलिस अस्पताल के इंचार्ज हैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। इस सिलसिले में दूसरी बात मालूम हुई है वो ये कि नवाब साहब लावल्द हैं। मैं उनके साथ उनका सौतेला भतीजा और उनकी बेवा बहन जो अपनी जवान लड़की समेत रहती है। मुझे जहाँ तक पता चला है कि नवाब साहब ने अपनी जागीर के मुतालिक अभी तक किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं लिखी। क्या ये मुमकिन नहीं कि उनकी बेवा बहन या सौतेले भतीजे में से कोई भी जायदाद के लालच में ये ख्वाहिश नहीं रख सकता कि नवाब साहब होश में आने से पहले ही मर जाएं? बहुत मुमकिन है कि इसी मकसद के तहत ज़हनी बीमारियों के मशहूर तरीन डॉक्टर डॉक्टर शौकत को कत्ल करा देने की कोशिश की गई हो, महज इस डर से कि कहीं नवाब वजाहत उनके ज़ेर इलाज ना आ जाए, क्योंकि उनकी फैमिली डॉक्टर ऑपरेशन पर जोर दे रहा है। उनका फैमिली डॉक्टर ऑपरेशन पर जोर दे रहा था। फरीदी खामोश हो गया। आपके दलाइल बहुत वजनी मालूम होते हैं, हमीद बोला, लेकिन आपका तनहा जाना ठीक नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि ये तरीक़ाकार समझ में आ जाने के बाद मैं तनहा काम करने का आदी हूँ, फरीदी ने हंसकर कहा। और फिर तुमने अभी हाल ही में एक अदद इश्क किया है। मैं तुम्हारे इश्क में गड़बड़ पैदा नहीं करना चाहता। वापसी में तुम्हारी महबूबा के लिए एक अदद अंगूठी ज़रूर लेता आऊँगा। अच्छा, अब तुम नाश्ता करके यहीं सो रहो और मैं चला। जी, इसका चैप्टर नंबर 5 है खौफनाक बूढ़ा। तो राजरूप नगर में नवाब वजाहत मिर्ज़ा की आलीशान कोठी बस्ती से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर वाक़ थी। नवाब साहब बहुत शौकीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस कस्बे को नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत शहर बना दिया था। बस सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट की कसर रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कोठी में एक ताकतवर डायमो लगाकर उसकी कमी को पूरा कर दिया था। डायमो मुझे नहीं पता क्या होता है, कमेंट्स में बताइएगा। अलबत्ता कस्बे वाले बिजली के रोशनी से महरूम थे। कस्बे वाले बिजली की रोशनी से महरूम थे। सो कोठी के चारों तरफ 4 फरलांग के रकबे पर खुशनुमा बागात और साफ शिफाफ रोशनियों का जाल, रविशों का जाल बिछा हुआ था। रविश कहते हैं पेवमेंट को, पगडंडी। नवाब साहब की कोठी से 1.5 फरलांग के फासले पर एक कदीम वज़ा की इमारत थी, जिसमें एक छोटा सा मीनार था। किसी ज़माने में इस मीनार का ऊपरी हिस्सा खुला रहा होगा और नवाब साहब के आबाओ अजदाद इसमें बैठकर तफरीह किया करते होंगे, लेकिन ये अब बंद करा दिया गया था। सिर्फ 2 खिड़कियां खुली रह गई थी। एक खिड़की में एक बड़ी सी दूरबीन लगी हुई थी जिसका कतर तकरीबन 1 फुट रहा होगा। इस इमारत में मशहूर माहिर फल्कियात प्रोफेसर इमरान रहता था। नवाब साहब ने यह पुरानी इमारत उसे किराए पर दे रखी थी। उसने इस मीनार की बलाई मंजिल को चारों तरफ से बंद करा के उस पर अपनी सितारों की रफ्तार का जायज़ा लेने वाली बड़ी दूरबीन फिट करा ली थी। कस्बे वालों के लिए वो एक पुरस्कार आदमी था। बहुतों का ख्याल था कि वो पागल है, उसे आज तक किसी ने उस 4 फरलांग के रकबे से बाहर ना देखा था। इंस्पेक्टर फरीदी कोठी के करीब पहुंचकर सोचने लगा कि किस तरह अंदर जाए। दफतन एक नौकर बरामदे में आया। फरीदी ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अब नवाब साहब की तबीयत कैसी है? अभी वही हाल है, नौकर उसे घूरता हुआ बोला। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं रोज़नामा ख़बर का नुमाइंदा हूँ और कंवर सलीम से मिलना चाहता हूँ। यहाँ अंदर हाल में तशरीफ़ लाइए, मैं उन्हें ख़बर कर देता हूँ। फरीदी बरामदे से गुजरकर हाल में दाखिल हुआ। हाल की दीवारों पर चारों तरफ नवाब साहब के आबाओ अजदाद की कदादम तस्वीरें लगी हुई थी। फरीदी उनका जायज़ा लेते लेते चौंक पड़ा। उसकी नज़रें एक पुरानी तस्वीर पर जमी हुई थी। उसे ऐसा मालूम होता था जैसे घनी मूछें और दाढ़ी के पीछे कोई जाना पहचाना चेहरा है। अरे वो मारा बेटा फरीदी, वो आप ही आप बड़बड़ाया। वो कदमों की आहट से चौंक पड़ा। सामने के दरवाजे में एक लंबा तड़ंगा नौजवान कीमती सूट में मलबूस खड़ा हुआ था। पहले वो फरीदी को देखकर झिझका, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। साहब, आप नामा निगारों से तो मैं तंग आ गया हूँ, वो हंसकर बोला। कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद मैं कुंवर साहब से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, फरीदी ने अदब से कहा। जी हाँ, मुझे कुंवर सलीम कहते हैं, उसने बेदिली से कहा। जो कुछ पूछना हो जल्दी पूछिए, मैं बहुत मशगूल आदमी हूँ। नवाब साहब का अब क्या हाल है? अभी तक तो होश नहीं आया। और कुछ? कब से बेहोश हैं? 15 दिन से। फैमिली डॉक्टरों की राय है कि ऑपरेशन किया जाए, लेकिन कर्नल तिवारी इसके हक में नहीं है। अच्छा, बस अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो फिर उसी दरवाजे की तरफ घूम गया जिस तरफ से वो आया था। फरीदी के लिए वापस जाने के अलावा और चारा ही क्या था? जब वो पुरानी कोठी के पास से गुजर रहा था तो यकबैक उसकी हैट उछल कर उसकी गोद में आ रही। हैट में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसने दिल में कहा, बाल बाल बचे फरीदी साहब, अब कभी
मोटर की छत गिराकर सफ़र न करना। अभी तो उस बेआवाज़ राइफल ने तुम्हारी जान ही ले ली थी। थोड़ी दूर चलकर उसने कार रोक ली और पुरानी कोठी की तरफ पैदल वापस लौटा। मेहंदी की बाढ़ की आड़ से उसने देखा कि पुरानी कोठी के बाग में एक अजीबुल खलकत बूढ़ा एक छोटी नाल वाली नहायत ताकतवर राइफल लिए गिलहरियों के पीछे दौड़ रहा था। फरीदी मेहंदी की बाढ़ फलांग कर अंदर पहुंच गया। बूढ़ा चौंक कर उसे हैरत से देखने लगा। बूढ़े को देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठ कर आया हो, या फिर जैसे वो कोई भूत हो। उसका रंग हल्दी की तरह पीला था। बाल क्या भवें तक सफ़ेद थीं। चेहरा लंबा था और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। दाढ़ी मूंछ साफ, होंठ इतने पतले थे कि उनके दरमियान सिर्फ एक बारीक गहरी सी लकीर नजर आ रही थी। लेकिन आंखों में बला की चमक और जिस्म हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीला था। वो उछल कर कर्नल फरीदी के करीब आ गया। मुझसे मिलिए, मैं प्रोफेसर इमरान हूँ, माहिर फल्कियात। और आप? मुझे आपके नाम से दिलचस्पी नहीं, फरीदी उसे घूर कर बोला। मैं तो उस खौफनाक हथियार में दिलचस्पी ले रहा हूँ जो आपके हाथ में है। हथियार? बूढ़े ने खौफनाक कहका लगाया। ये तो मेरी दूरबीन है। वो दूरबीन ही सही, लेकिन अभी उसने मुझे दूसरी दुनिया पहुंचा दिया होता। फरीदी ने अपनी हेड का सुराख उसे दिखाया। बूढ़े की आंखों से खौफ झांकने लगा। उसने एक बार गौर से राइफल की तरफ देखा और फिर हंसकर कहने लगा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये वाकई राइफल ही है। मैं गुलहरियों का शिकार कर रहा था, माफ़ी चाहता हूँ और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। बूढ़े ने फरीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर ज़ोर से दबाया कि उसके हाथ की हड्डियाँ तक दुखने लगी। एक नहीफल जैसा बूढ़े में इतनी ताकत देखकर फरीदी बौखला सा गया। नहीफुल जैसा, नहीफ कहते हैं दुबले पतले को, और जस्सा जुस्सा कहते हैं ताकतवर को। तो एक दुबला पतला इंसान जो ताकतवर है, नहीफुल जुस्सा, ठीक है। तो बूढ़े में इतनी ताकत देखकर फरीदी बौखला सा गया। आइए अंदर चलिए, आप एक अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। वो फरीदी का हाथ पकड़े हुए पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। आज कल गुलहरियाँ और दूसरे छोटे जानवर मेरा खास मौजू है। आइए मैं आपको इनके नमूने दिखाऊं। वो फरीदी को एक तारीक कमरे में ले जाता हुआ बोला। कमरे में अजीब व गरीब तरह की खुशगवार सी बू फैली हुई थी। बूढ़े ने कई मोमबत्तियां जलाईं। कमरे में चारों तरफ मुर्दा जानवरों के ढांचे रखे हुए थे। बहुत से छोटे जानवर कीलों की मदद से लकड़ी के तख्तों में जकड़ दिए गए थे। उनमें से कई खरगोश और गुलहरियाँ तो अब तक जिंदा थीं, जिनकी तड़प बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। ओए होए होए, जानवरों का शिकार करता है ये, छोटे जानवरों का। कभी कभी कोई खरगोश दर्द या तकलीफ से चीख उठता। फरीदी को इख्तलाज सा होने लगा और वो घबरा के कमरे से बाहर निकल आया। इख्तलाज का मतलब होता है सांस का तेज होना, ठीक है, एंग्जाइटी होना, किसी जगह से बेचैनी होने लगना। अब आइए मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेटरी दिखाऊं। ऑब्जर्वेटरी वो जगह जहाँ से आप दूरबीन लगाकर फल्कियात में ऊपर स्पेस में कोई चीज़ें देखते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी। ये कहकर वो मीनार के जीनों पर चढ़ने लगा। फरीदी भी उसके पीछे चल रहा था। मीनार तकरीबन 25 फुट चौड़ा रहा होगा। आखिर में वो एक कमरे में दाखिल हुआ जो बलाई मंजिल पर था। वहीं एक खिड़की में दूरबीन भी नस्ब थी। यहाँ आइए, वो दूरबीन के शीशे पर झुक कर बोला। मैं इस वक्त नवाब साहब की ख्वाबगाह का मंजर इतना साफ देख रहा हूँ जैसे वो यहाँ से सिर्फ 5 फुट के फासले पर हो। नवाब साहब चट लेटे हैं। उनके सरहाने भी उनकी भांजी बैठी है। ये लीजिए देखिए। फरीदी ने अपनी आंख उस शीशे से लगा दी। सामने वाली कोठी की कुशादा खिड़की खुली हुई थी और कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। कोई शख्स सर से पैर तक मखमल का लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ था और एक खूबसूरत लड़की उसके सिरहाने बैठी थी। वो सामने वाले कमरे में बहुत से राज मैं सामने वाले कमरे के बहुत से राज जानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊँ? बूढ़ा फरीदी के कांधे पर हाथ रखते हुए बोला। बस करो, अब आओ चलें। मुझे किसी का राज जानने की ज़रूरत ही क्या है? फरीदी अपने शाने उछालता हुआ बोला। बूढ़ा कहका लगाकर बोला, क्या मुझे अहमक समझते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जुमला तुमने महज इसलिए कहा है कि मैं सारे राज उगल दूँ। तुम खतरनाक आदमी मालूम होते हो। अच्छा, अब चलो मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दूँ। वो दोनों नीचे उतर आए। अभी वो हाल ही में थे कि दरवाजे पर कुंवर सलीम की सूरत दिखाई दी। आप यहाँ कैसे? उसने फरीदी से पूछा। क्या आप प्रोफेसर को जानते हैं? जी नहीं, लेकिन आज उन्हें इस तरह जान गया हूँ कि ज़िंदगी भर भुला न सकूँगा। क्या मतलब? आप जनाब गुलहरियों का शिकार करते आदमी का शिकार करने लगे थे।
फरीदी प्रोफेसर के हाथ में दबी हुई राफल की तरफ इशारा करके बोला, मेरी हट मुलाहिजा फरमाइए। ओह समझा, कुंवर सलीम तेज लहजे में बोला, प्रोफेसर तुम बराए करम हमारी कोठी खाली कर दो वरना मैं तुम्हें पागल खाने भिजवा दूंगा, समझे। बूढ़े ने खौफजदा निगाहों से कुंवर सलीम की तरफ देखा और बेसाख्ता भाग कर मीनार के जीनों पर चढ़ता चला गया। माफ़ कीजिए, ये बूढ़ा पागल है, खामखा हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। नेक्स्ट चैप्टर है जी गोलियों की बौछार। गोलियों की बौछार, और ये है जी चैप्टर नंबर 6 है। हाँ, चैप्टर नंबर 6 ही होना चाहिए। सो फरीदी ने अपनी कार का रुख कस्बे की तरफ फेर दिया। अब वो नवाब के फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहता था। डॉक्टर तौसीफ एक मौमर आदमी था। उससे कबल वो सिविल सर्जन था। पेंशन लेने के बाद उसने अपने आबाई मकान में रहना शुरू कर दिया था, जो राज रूप नगर में वाक़ था। उसका शुमार कस्बा के जी इज़्ज़त और दौलतमंद लोगों में होता था। फरीदी को उसकी जाए रिहाइश मालूम करने में कोई दिक्कत ना हुई। डॉक्टर तौसीफ इंस्पेक्टर फरीदी को शायद पहचानता था, इसलिए वो उसकी गैर मुतवक्को आमद से कुछ घबरा सा गया। मुझे फरीदी कहते हैं, उसने अपना मुलाकाती कार्ड पेश करते हुए कहा। मैं आपको जानता हूँ, डॉक्टर तौसीफ ने मुस्तरबाना अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा। फरमाइए, कैसे तकल्लुफ़ फरमाई। डॉक्टर साहब, मैं एक नहायत अहम मामले में आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। फरमाइए। अच्छा, अंदर तशरीफ़ ले चलिए। आप ही नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर हैं? फरीदी ने सिगार लाइटर से सिगार सुलगाते हुए कहा। जी हाँ जी, फरमाइए, डॉक्टर ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। क्या कर्नल तिवारी आपके मशवरे से नवाब साहब का इलाज कर रहे हैं? वो अचानक पूछ बैठा। डॉक्टर तौसीफ चौंक कर उसे घूरने लगा। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, जहनी बीमारियों के इलाज में मुझे थोड़ा सा दखल है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस किस्म के अमराज का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है ऑपरेशन। आखिर ये कर्नल तिवारी तज़य्यो औकात क्यों कर रहे हैं? और ये चीज़ भी हमारे लिए बायस तशवीश है कि कर्नल तिवारी को, जिसे कई नौजवान डॉक्टर अमराज के सिलसिले में काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, मुआलिज क्यों मुकर्रर किया गया? मेरा ख्याल है कि आप एक कतई निजी मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, डॉक्टर तौसीफ ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आप समझे नहीं, फरीदी ने नरम लहजे में कहा। मैं नवाब साहब की जान लेने की एक गहरी साजिश का पता लगा रहा हूँ। इस सिलसिले में आपसे मदद लेनी मुनासिब है। जी, डॉक्टर तौसीफ ने चौंक कर कहा और फिर मुज़हमिल सा हो गया। जी जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फरीदी ने सुगार का कश लेकर पुरइत्मीनान लहजे में कहा। बात दरअसल ये है इंस्पेक्टर साहब कि मैं खुद भी इस मामले में बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, खुद नवाब साहब की भी यही ख्वाहिश थी। उन्हें एक बार कर्नल तिवारी के इलाज से फ़ायदा हो चुका है, लेकिन मुझे तो मालूम हुआ है कि कर्नल तिवारी को इलाज के लिए उनके ख़ानदान वालों ने मुंतखब किया है। नहीं, ये बात नहीं। अलबत्ता उन्होंने मेरी ऑपरेशन वाली तजवीज़ नहीं मानी थी। मैं आपको वो ख़त दिखाता हूँ जो नवाब साहब ने दौरा पड़ने से एक दिन कबल मुझे लिखा था। डॉक्टर तौसीफ उठकर दूसरे कमरे में चला गया और फरीदी सिगार के कश लेता हुआ अध खुली आंखों से खला में ताकता रहा। ये देखिए नवाब साहब का ख़त। डॉक्टर तौसीफ ने फरीदी की तरफ ख़त बढ़ाते हुए कहा। फरीदी ख़त का जायज़ा लेने लगा। ख़त नवाबज़ादा साहब के ज़ाती पैड के कागज़ पर लिखा गया था, जिसकी पेशानी पर उनका नाम और पता छपा हुआ था। फरीदी ख़त पढ़ने लगा। डियर डॉक्टर, आज वो दिन से आज 2 दिन से मुझे महसूस हो रहा है जैसे मुझे दौरा पड़ने वाला है। अगर आप शाम को कर्नल तिवारी को ले आएँ तो बेहतर है। पिछली मर्तबा भी उनके इलाज से फ़ायदा हुआ था। मुझे इत्तला मिली कि कर्नल तिवारी आजकल बहुत मशगूल हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें लेकर आ ही जाएँगे। आपका वजाहत मिर्ज़ा। डॉक्टर साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये ख़त नवाब साहब ही के हाथ का लिखा हुआ है? फरीदी ने ख़त पढ़कर कहा। इतना ही यकीन जितना कि इस पर इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं नवाब साहब का अंदाज़ तहरीर लाखों में पहचान सकता हूँ। फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़रा इस पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी इतनी चौड़ाई रखने वाले कागज़ का इतना छोटा पैड भी देखा है? किसी कदर बेढंगा मालूम होता है। ओह, ये देखिए, साफ मालूम होता है कि दस्तखत के नीचे से किसी ने कागज़ का बकिया टुकड़ा कैंची से काटा है। डॉक्टर, क्या आपको ये इसी हालत में मिला था? जी हाँ, डॉक्टर ने मुतहय्यर होकर कहा। लेकिन मैं आपका मतलब समझा नहीं।
वही अर्ज़ करने जा रहा हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि नवाब साहब ने ख़त लिखा कर दस्तखत कर देने के बाद भी नीचे लिखा हो अ, जिसे किसी ने बाद में कैंची से काट कर उसे बराबर करने की कोशिश की है। मेरा ख़्याल है कि नवाब साहब फ़ितरतन इतने कंजूस नहीं कि बाकी बचा हुआ कागज़ काट कर दूसरे मसरफ़ के लिए रख लें। उफ़ मेरे खुदा! डॉक्टर ने सर पकड़ लिया। यहाँ तक तो मेरी नज़र भी नहीं पहुँची थी। बहरहाल हालात कुछ ही क्यों ना हो, क्या क्या आप बहैसियत फैमिली डॉक्टर इतना नहीं कर सकते कि कर्नल तिवारी की बजाय किसी और मुआलिज से इलाज कराएँ? मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूँ फ़रीदी साहब। हालाँकि नवाब साहब ने कई बार मुझसे ऑपरेशन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की थी और हाँ, क्या नाम है उसका इस सिलसिले में सिविल अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शौकत का भी तज़किरा किया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ़ है, फ़रीदी ने हाथ मलते हुए कहा। मुमकिन है ख़त लिख चुकने के बाद नवाब साहब ने ये लिखा हो कि अगर कर्नल तिवारी ना मिल सके तो डॉक्टर शौकत को लेते आइएगा। इस हिस्से को किसी ने गायब कर दिया। तौसीफ़ ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख़्याल है आप डॉक्टर शौकत से ज़रूर रुजू कीजिए। कम अज़ कम इस सूबे में वो अपना जवाब नहीं रखता। मैंने उसकी तारीफ़ें अख़बारात में पढ़ी हैं और उससे एक बार मिल भी चुका हूँ। ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो नवाब साहब का 100% कामयाब ऑपरेशन करेगा। लेकिन फ़रीदी साहब मैं कर्नल तिवारी की मौजूदगी में बिल्कुल बेबस हूँ। ऐसा झकी आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। सो गाइज़ यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है और मेरा ख़्याल है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को लेकर हाज़िर होंगे और हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ और इट्स अ गुड बाय फ्रॉम दुआगो और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जहाँ भी रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं भी आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करूँगा और ये कि आपसे ये मेरा रेसिप्रोकल वादा है, यानी अगर आप करेंगे तो मैं भी करूँगा। लाइक ये एक सौदा समझ लें, ठीक है? आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखनी है और मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, वीडियो देखूँगा, लाइक भी करूँगा और आप भी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो ये सब टू सब मैं खेल रहा हूँ ऑनलाइन आजकल। सो ठीक है गाइज़, गुड बाय फ्रॉम दुआगो।